तो अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि है हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, कि हमारी ब्रीदिंग कंट्रोल कैसे होती है। क्योंकि तुमने कभी नोटिस किया होगा कि जब ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तब हमारी सांसें फूल जाती हैं, हम ज़्यादा बार ब्रीद करने लगते हैं, हमारी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ चुकी होती है। तो ऐसे क्या सिग्नल्स हैं कि हमारे जो मसल्स हैं, डायफ्रैगम और इंटरकोस्टल मसल्स हैं, वो ज़्यादा बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करें ताकि हम ज़्यादा बार रेस्पायर कर पाएँ। या फिर कभी कभी हमारी ब्रीदिंग एकदम स्लो हो जाती है, तो कुछ तो कंट्रोल होगा ना इनका कि कैसे चेंज हो रहा है। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से सेंटर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं हमारी ब्रीदिंग को। ठीक है, तो हमारे जो सेंटर्स हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं पोन्स और मेडुला में। ठीक है, मेडुला में हमारा मेन सेंटर होता है जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, इसमें दो कैटेगरी में गैंग्लियंस रहते हैं जिसे हम बोलते हैं डीआरजी और वीआरजी। डीआरजी इज डोर्सल रेस्पिरेटरी गैंग्लियन और वीआरजी है हमारा वेंट्रल रेस्पिरेटरी गैंग्लियन। ठीक है, अब क्या है, इसी के पास में एक सेंटर होता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। ठीक है, ये हमारा हो गया मेडुला वाला पार्ट। अब पोन्स में बस दो सेंटर्स होते हैं, न्यूमोटैक्सिक एंड एपन्यूस्टिक। ठीक है, अब देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। पहले इनका नॉर्मल मैकेनिज्म देखते हैं एंड देन हम देखेंगे कि जब भी कोई सिनेरियो चेंज होता है या फिर हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं तब ये सेंटर्स कैसे एक्टिवेट होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि एपन्यूस्टिक जो सेंटर है वो हमारे सिग्नल्स भेज रहा होता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पे ही आके काम करते हैं। तो क्या है, एपन्यूस्टिक सेंटर सिग्नल्स भेज रहा होता है किसके, इंस्पिरेशन के लिए। तो हमारी मसल्स इंस्पायर कर रही होती हैं। ठीक है, फिर एक हमारे पीक पॉइंट आता है जिस पे हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। तो वो क्या करता है ना, वो हमारे इंस्पिरेशन को तो करता है बंद एंड देन जो हमारी एक्सपायरेशन वाली प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। एंड देन द साइकिल कंटिन्यूज कि फिर से एपन्यूस्टिक सेंटर सिग्नल भेजेगा इंस्पिरेशन के, पीक पॉइंट पे आते हैं हमारे न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा एंड देन विल एक्सपायर। ये हमारा चल रहा है नॉर्मल मैकेनिज्म। अब ये जो दोनों सेंटर्स हैं ना ये काम किसके थ्रू ही करते हैं, डीआरजी और वीआरजी के थ्रू ही करते हैं। मतलब कि अगर एपन्यूस्टिक सेंटर एक्टिवेट हो रहा है तो ये सिग्नल्स भेजेगा डीआरजी और वीआरजी को एंड देन डीआरजी और वीआरजी से सिग्नल्स जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड में एंड देन स्पाइनल कॉर्ड से जाएंगे इंटरकोस्टल मसल्स और जाएंगे डायफ्राम को। ठीक है, तो ऐसा काम होता है। अब क्या है, मान लो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस हुए, मतलब कि हमारी बॉडी में जो CO2 का लेवल है वो कम ज़्यादा हुआ या फिर pH में कुछ ऊपर नीचे होगा तो क्या होगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे ब्लड में CO2 बढ़ चुका है। तो ये हमारा ब्लड है और ये हमारा CSF है। तो हमें पता है कि हमारा जो ब्रेन टिश्यू और स्पाइनल टिश्यू है वो CSF के अंदर डूबे हुए रहते हैं, मतलब कि CSF सराउंड्स ऑफ ब्रेन टिश्यू एंड स्पाइनल टिश्यू। तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे CO2 बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब CO2 क्या है, ये डिफ्यूजिबल है, मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ कर सकता है। तो ये डिफ्यूज़ करके चला जाएगा CSF में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, CO2 कंबाइन करेगा वाटर से एंड देन बना लेगा H2CO3 एंड देन ये ब्रेक डाउन होके बना लेगा H+ एंड HCO3-। ठीक है, अब अगर H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो क्या होगा, pH कम हो जाएगा। अब जो ये pH कम हुआ है इसे सेंस करेंगे हमारे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। ठीक है, इन्होंने देखा कि pH कम हो चुका है तो कुछ ना कुछ हमें जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि हम pH को फिर से नॉर्मल रेंज पे ला सके हैं। तो ये क्या करेंगे, ये जाके एक्टिवेट करेगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर को और जाके स्टिमुलेट करेगा हमारे डीआरजी को। ठीक है, अब क्या है, अगर इसने न्यूमोटैक्सिक सेंटर को स्टिमुलेट करा है तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर आके किसे स्टिमुलेट करता है, इन रिटर्न हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, मतलब कि हमारे डीआरजी को भी और वीआरजी को भी। ठीक है, मतलब कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने हमारे डीआरजी और वीआरजी को स्टिमुलेट कर दिया है, इधर से सेंट्रल कीमोरिसेप्टर ने डीआरजी को स्टिमुलेट किया है। ठीक है,
फिर क्या है, जो स्टिमुलेटेड डीआरजी कॉम्प्लेक्स है ये खुद जाके भी स्टिमुलेट करता है वीआरजी को। समझ गए? तो मतलब न्यूमोटैक्सिक ने दोनों को स्टिमुलेट पहले तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर ने दो जनों को स्टिमुलेट करा, किसको? डीआरजी को और न्यूमोटैक्सिक सेंटर को। फिर न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने आके दोनों को स्टिमुलेट करा, डीआरजी और वीआरजी को। इन रिटर्न डीआरजी ने भी वीआरजी को स्टिमुलेट कर दिया है। अब क्या होगा, जब ये दोनों स्टिमुलेट होंगे तो बहुत ज़्यादा ही एक्शन पोटेंशियल्स जनरेट होंगे। ठीक है, ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जाएंगे हमारे इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम को। इससे क्या होगा ना, हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी मसल्स हैं वो ज़्यादा काम करने लगेंगी, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगी, तो हमारी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गई तो क्या होगा, हम O2 ज़्यादा बॉडी में ला पाएंगे और CO2 जो है हम एक्सेल आउट कर पाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा जो बैलेंस आ जाएगा वापस से। क्यों? क्योंकि गड़बड़ क्या हुई थी, हमारा CO2 बढ़ रखा था ब्लड में, बट रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने से क्या होगा, हमने CO2 बाहर निकाल दिया तो बॉडी में कम हो जाएगा। ठीक है, फिर से जब CO2 और फिर नॉर्मल रेंज पे आने लगेगा तो फिर से हमारा वो CO2 डिफ्यूज़ करके जाएगा, तो हमारा जो नॉर्मल H+ आयंस प्रेजेंट होंगे तो हमारा pH भी फिर नॉर्मल आ जाएगा। एंड देन फिर हमारा ये सेम चीज़ फिर से हमारा सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे और उन्हें लगेगा कि हाँ भाई अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो ये इनको स्टिमुलेट करना बंद कर देगा। फिर जो हमारी नॉर्मल साइकिल चल रही थी एपिनेस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर वाली, वो कहानी चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब इसी का टोटल अपोजिट हो जाएगा जब CO2 की कंसनट्रेशन हो जाएगी हमारी कम। ठीक है, तब क्या होगा कि उन्हें लगेगा कि भाई हमारे पास जो H+ की कंसनट्रेशन है वो, क्योंकि देखो CO2 कम हुआ तो CO2 जाएगा भी CSF में कम, तो यहाँ पे क्या होगा, H+ की कंसनट्रेशन कम होगी, मतलब कि pH बढ़ जाएगा। अभी बढ़ा हुआ pH कौन डिटेक्ट करेगा, हमारे कीमोरिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे। CO2 कम है तो ये CSF में भी कम जाएगा, मतलब ये CSF में ही कहानी चल रही जो मैं नीचे लिख रही हूँ वो भी। ठीक है, तो H+ क्या होंगे, कम, हमारा pH जाएगा बढ़ा हुआ pH कौन डिटेक्ट करेगा, हमारा सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। अब तो क्या होगा, जो हमारे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं अब वो pH बढ़ने की वजह से क्या हो जाएंगे, इनिबिट हो जाएंगे। अगर सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स इनिबिट हो गए हैं तो हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी इनिबिट हो जाएगा, DRG इनिबिट हो जाएगा। अब DRG खुद इनिबिटेड है तो ये VRG को भी इनिबिट कर देगा। ठीक है, और इधर से जो ये सिग्नल आ रहा था ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारे सिग्नल्स जा रहे थे स्पाइनल कॉर्ड से वो भी अब कम हो जाएंगे, तो स्पाइनल कॉर्ड से आगे जो हमारे मसल्स के पास सिग्नल्स जा रहे थे वो भी कम होंगे। एंड देन क्या होगा, हमारी रेस्पिरेटरी रेट हो जाएगी कम। रेस्पिरेटरी रेट कम मतलब कि CO2 की कंसंट्रेशन हमारे अंदर बढ़ने लगेगी और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ जाएगी, नॉर्मल तक। ठीक है, तो ये हमारा चलता है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग का। तो आई होप तुम्हें ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट ज़रूर कर देना, आई विल रिजॉल्व योर क्वेरी एज सुन एज पॉसिबल। ओके, तो तब तक पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो, प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड डू योर बेस्ट। ओके, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा।